Bismillahirrahmanirrahim. So here's the second video of section A. लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंसेस किया था हमने, हॉलिस्टिक वर्सेस ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन। देन मॉडल हेल्थ केयर मॉडल स्टार्ट किए थे, जिसमें से बायोसाइकोसोशल मॉडल विच वाज प्रेजेंटेड इन 1977 बाय जॉर्ज एंजल, ये हमने किया था। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर में नहीं बताया हुआ कि किसने प्रेजेंट किया था, लेकिन आपने जो लास्ट वाला था उसका आपने याद करना है। इसको मैं नोट्स से करवा रही हूँ, नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए हुए हैं। और इसमें ना मैंने ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो पास्ट पेपर्स में ना सिनेरियोज तो दिए होते हैं, लेकिन बीएस में सिनेरियो दे के ना उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा होता है कि सिनेरियो दिया उसको, तो फिर कहेंगे लिखें आप बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो जिसमें क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट पूछा ही हुआ था ना कि इसमें आपने ये लिखना है, या फिर एक सिनेरियो दे के नीचे लिखा हुआ है राइट द लाइक प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग या बेसिक स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, उनके मैंने सिनेरियो नहीं लिखे, लेकिन जिसमें सिनेरियो का लिंक है क्वेश्चन से उसका सिनेरियो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन था कि जिसका आंसर हमने सिनेरियो के को मद्देनज़र रखते हुए ही करना है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि पेशेंट इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू क्विट स्मोकिंग सिंस ही डेवलप्ड COPD. Treatment goal is reduced smoking. What is integrated model of healthcare? How will you clinically apply it in this case? सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर है क्या, और फिर इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। अब जो बायोसाइकोसोशल मॉडल था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोसाइकोसोशल, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ पेशेंट, हमने उन चीज़ों को देखना है, उन सबको हमने ट्रीट करने की कोशिश करनी है। जो भी पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आएगा, आपने उसके तीनों चीज़ों को देखना है। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ हारमोनियस इक्विलिब्रियम। दे आर काइंड ऑफ सेम वर्ड्स, मतलब कि वो सिनोनिम्स ही हैं, बिटवीन फॉलोइंग डोमेन्स। आपने ये बड़ी अच्छी सी फैंसी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये याद कर लेनी है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन फॉलोइंग डोमेन्स। उसको आप लाइक एरो मार्क लगा के 5 डोमेन्स लिखते हैं, या फिर बेस्ट ये है कि आपसे जैसा भी सर्कल बनता है या स्क्वायर बनता है उसको ना इस डायग्राम फॉर्म में कर दें, अगर आपको ये पेपर में लिखने के लिए आता है। पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट, स्पेशली इन BS के, जिसमें आपको मार्क्स उसी पे मिलने हैं, स्टोरीज़ पे और ये प्रेजेंटेशन पे। अब इसमें क्या है कि वेलबींग है, वेलबींग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें 5 हैं टोटल। इसका निमोनिक है BBC SE। BBC न्यूज़ चैनल है ना, BBC SE या BBC stands here for behavioral science, behavioral, biological, C for cognitive, S for socio-cultural and E for environmental। कि इन सारे एस्पेक्ट्स को पेशेंट के हम मद्देनज़र रखेंगे, इन सबको ट्रीट करेंगे, तो हम उसकी बीमारी को ज़्यादा बेहतर तौर पे ट्रीट कर सकते हैं बीइंग अ फिजिशियन। अगर ये सब ठीक हैं तब एक इंसान वेलबींग है। इनमें से किसी एक में भी इशू आएगा तो वो इट विल लीड टूवर्ड्स द डिजीज्ड बॉडी और डिजीज पर्सन। अब से इसके डेफिनेशन में बताए थे कि आपने लिखना है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन फॉलोइंग डोमेन्स विच अक्कर इन रिस्पॉन्स टू यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, इनमें ना मैंने ब्रैकेट में ना इनकी डेफिनेशंस लिख दी हैं। आपको डेफिनेशन वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लिखी थी कि अगर ये MCQ के लिए आ जाए तो वो भी यहाँ से कवर हो जाए नोट्स में। मैंने इनको ना जितना कंसाइज हो सके उसको कंसाइज करने की कोशिश की है कि SEQ और MCQ दोनों कवर हो जाए। यू स्ट्रेस क्या होता है, ये एक ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कि अगर आपको कोई नहीं कहता पढ़ो तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से जितना मर्जी मोटिवेटेड हो, लेकिन जब तक आपके सर पे ना वो टेस्ट वाली तलवार नहीं लटक रही होती, नहीं पढ़ना स्टार्ट करते। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन जो इस तरह का है ना कि आपको थोड़ा सा कोई आपको पूछने वाला हो, कोई खींच के रखने वाला हो, तो वो आपकी ना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, या फिर अगर वो एकेडमिक वाइज देखें तो कह लें कि नॉर्मल गुड परफॉर्मेंस के लिए वो चीज़ ज़रूरी है कि आपका टेस्ट लिया जाए बार बार। अब यू स्ट्रेस क्या है कि इतनी बॉडी में स्ट्रेस आना कि जो नॉर्मली बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, और डिस्ट्रेस। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये किससे हारमोनियस इक्विलिब्रियम में, जो कि किस रिस्पॉन्स से आता है इक्विलिब्रियम, या तो यू स्ट्रेस के सबके दरमियान में एक वो क्या कहते हैं जो नॉर्मल ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस है बॉडी की, वो है, या फिर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है कि जब बॉडी नॉर्मल जो लिमिट है स्ट्रेस से, जो हेल्दी स्ट्रेस है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस ले। स्टेट इन विच बॉडी मैकेनिज्म फेस स्ट्रेस या फेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, या ये जो स्ट्रेस है ना
ये इस यू स्ट्रेस से आगे की चीज़ है कि यू स्ट्रेस तो नॉर्मली आपको फंक्शनिंग के लिए चाहिए थी। अगर यू स्ट्रेस से ज़्यादा कोई स्ट्रेस आपकी बॉडी फेस कर रही है तो वो डिस्ट्रेस में आता है। इन दोनों के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो इन चेंजेस आते हैं सारे फैक्टर्स में, वो अंडर द डोमेन ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर स्टडी की जाते हैं। दिस स्टेट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की स्टेट कैसे अचीव होती है? दो प्रोसेसेस हैं, होम्योस्टेसिस एंड एलोस्टेसिस। उनके थ्रू होम्योस्टेसिस तो पढ़ते आ रहे हैं हम 9th-10th से। होम्योस्टेसिस क्या होता है? अडॉप्टेशन मेड व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल चेंजेस। कोई भी चेंज आएगा, चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को ऐसा चेंज करती है या इंटरनल इन्वायरमेंट में ऐसे अल्ट्रेशन या चेंजेस लेके आती है कि बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से ना ज़्यादा चेंज फेस ना करना पड़े। अच्छा, हमें चेंज वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी जब कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो अपने सिस्टम्स को या अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको ऐसे अडेप्ट करती है कि जो बॉडी के अंदर है ना इंटरनल इन्वायरमेंट वो ज़्यादा चेंज ना हो। इंटरनल इन्वायरमेंट को ना तकरीबन वो कहते हैं नियरली इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखना ज़रूरी होता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो उसने अंदर अडेप्टेशन लेके आनी होती है जब कुछ भी एक्सटर्नल चेंज आ गया। एलोस्टेसिस है कि अभी बॉडी में कोई एक्सटर्नल चेंज आया नहीं है, लेकिन प्रिडिक्ट पहले से कर सकते हैं हम कि अडाप्टिव मैकेनिज़्म है कि जो अडाप्टेशन ना हम प्रिडिक्शन की बेस पे कर लेते हैं कि एडवांस में ही अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को, वो होता है एलोस्टेसिस कि आने वाले वक्त की पहले से ही तैयारी करके रखना। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट मतलब आप बाहर जाते हैं, गर्मी बहुत है तो आपकी बॉडी को पसीना आता है ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रख सके। ये है होम्योस्टेसिस कि बॉडी स्वेट का जो प्रोडक्शन है, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है ताकि बॉडी टेम्परेचर ना वो एक लगे लें नियरली इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे। बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो उनको कोई मसला ना हो, वो जैसे नॉर्मली हो रहा है मेटाबॉलिज्म और सारे बॉडी फंक्शंस वो होते हैं। ये था होम्योस्टेसिस जो बॉडी ने किया। एलोस्टेसिस ये है कि आपको पता है कि आपने नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आपने जाना है, आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी है जहाँ पे आप गर्मी होगी तो आपको पसीना वो लाइक गर्मी होगी तो आपकी बॉडी को ना वो लाइक फ्लूइड लॉस का हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। एक्सट्रीम गर्मी हो ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट लॉस और इस टाइप का कि पसीना आके या इस तरह का, तो आप उसके मुतालिक पहले ही कोई सद्देबाब करके रखें, उसका कोई सोल्यूशन निकाल के रखें कि आपको पता है कि टेम्परेचर उस दिन ज़्यादा होना है तो आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको कहीं आगे पीछे स्केड्यूल कर लें। या फिर उसका ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी कि अब पता है आपको कि उस दिन गर्मी होनी है तो आप उसका पहले से ही कोई सोल्यूशन निकाल के रखें कि आप अपनी वो जो आपकी थी कोई भी आपकी थी क्या कह लें, सपोज आपने कोई स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट का मैच था एक, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर लें, उसका जो स्केड्यूल चेंज कर लें। तो ये आपने ना प्री प्लान किया हुआ था, आपने उसको पहले से ही अपने आप को ना जो सी स्ट्रेस फेस करनी थी उसका पहले से आपने सोल्यूशन निकाल लिए थे, उसको कहते हैं एलोस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस की होप से समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सारा था कि आपने क्या करना है जब आपको पेपर में लिखना है तो आपने ये डायग्राम भी बनाई होना, तो दैट्स मोर देन इनफ कि इन सारों को इस एक इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना, इन सबको ट्रीट करना। दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर कि फिजिशियन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। ये सारी स्टोरी बेशक फिर नीचे ना भी लिखें। स्मोकिंग पेशेंट विल बी मैनेज्ड एज फॉलोज। अब हमारा क्वेश्चन था कि हम स्मोकिंग वाले पेशेंट से पे ये कैसे मॉडल अप्लाई करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स पहले हम देखेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कैसे हमने करना है कि ट्रीटमेंट देनी है हमने उसको लंग पैथोलॉजी की। अगर उसको कोई पैथोलॉजी आ गई हुई लंग की जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना है। ड्रग्स देनी है स्टॉप स्मोकिंग के लिए, और ये जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह हमने कोशिश करनी है कि वो स्मोकिंग उसकी रुक जाए, वो किसी तरह से हम उसको रोक दें। सडन तो नहीं रोक सकते लेकिन उसके लिए हम ड्रग्स वगैरह दे के निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह दे के हम उसे करेंगे। और COPD क्योंकि उसे अब डेवलप हो रहा था हम उसकी मेडिकेशंस देंगे। ये हमने कर दिया बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपने मेडिकेशंस देनी है, बॉडी की जो बायोलॉजी है यानी बॉडी इटसेल्फ उसको ट्रीट करना है। बिहेवियरल फैक्टर्स में हमने क्या करना है, उसको कहना है कि एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, हेल्दी हैबिट्स करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स ना एंड पे पढ़ेंगे हम, जैसे मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि कैसे आपने पूरी बॉडी के मसल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट करना होता है पहले, फिर रिलैक्स करना होता है, और वो रिलैक्सेशन टेक्निक में आता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपने कहना है फिजिकल एक्सरसाइज करें जो आपका हेल्थ को और आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं। कोई भी सिनेरियो अगर इसमें आ जाए ना तो बिहेवियर फैक्टर्स में यही चीज़ें आनी है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपने कह देना ट्रीटमेंट ऑफ दैट
डिजीज़, वो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है। कॉग्निटिव फैक्टर में क्या है कि आपने कॉग्निशन को यानी उसके ब्रेन को, उसकी जो है सोचने समझने की सलाहियत, उसको अपने फोकस करने में, तो उसमें हम अवेयरनेस रेज करेंगे अगेंस्ट द कॉन्स ऑफ स्मोकिंग। कॉन्स यहाँ पे है प्रॉज एंड कॉन्स, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे इसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग के खिलाफ हमने अवेयरनेस रेज करनी है, उसको एहसास दिलाना है कि इसका कितने नुकसान है, आप इसको छोड़ें। सोशियो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमने उससे कहना है कि आप कंपनी को, जो स्मोकर्स हैं उनकी कंपनी को अवॉइड करें। दे आर काइंड ऑफ सेम, इसलिए एक ही साथ लिखा हुआ है इनको। से नो इफ़ समवन ऑफर्स सिगरेट टू हिम, आपने इसको बताना है कि आप अपने ना इन्वायरमेंट को, अब लोगों को, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ना बुक में एक सिनेरियो इसका दिया हुआ है कि यही वाला आई गेस, ये नहीं, नेक्स्ट पेज पे उसमें ना है कि वो जो पर्सन है ना वो काम करता है, ये वाला, कि वो एक क्लर्क है और उसकी ना जो है ऑफिस में ना रोज़ मिठाई बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको क्या करना है कि जब हमने से कहना है ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, तो उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कि कोलीग्स, सॉरी ये सोशल कल्चर में, कि क्लर्क्स इन सच ऑफिस रेगुलरली रिसीव स्वीट्स एंड अनहेल्दी फूड and eat unhealthy diet, high calorie and carbohydrate food at the office canteen, culture of working long hours के social cultural factors ये उन्होंने वो बताए हुए हैं कि जो कि ना इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसके मैनेजमेंट में क्या है कि हमने उससे कहना है कि ना वो, इसमें डिटेल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि वो घर से लंच लेके आए और उसको जो स्वीट्स है ना उनको रिफ्यूज़ करते हैं, उसको स्वीट्स दी भी जाते हैं तो उसने रिफ्यूज़ करना है। ये सोशल कल्चर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपने हर कोई भी सिनेरियो इसमें आ जाए, 5 पेपर में सिर्फ ये एक ही आया हुआ है, तो आपने यही लिखना है कि जो अगर सपोज ये स्मोकर था तो आपने कहना है कि स्मोकिंग को अवॉइड करे, और वो कंपनी जहाँ पे स्मोकर्स हैं वो उनको अवॉइड करे, उसको कोई सिगरेट देता भी है तो वो ना कह दे। अगर वो डायबिटिक है, स्वीट्स है, तो आपने कहना है कि वो उसके जैसे वर्क था ना, वो क्लर्क था, तो आप उस स्वीट्स उसको कोई देता है तो उसको इनकार करे और उन लोगों के साथ बैठना उठना कम करें। सपोज लंच टाइम है, लंच टाइम में वो खा रहे हैं तो लंच टाइम में वो अपना घर से लाया हुआ खाना खाए, और जो उनको कोई स्वीट्स वगैरह उसको देता भी है तो वो रिफ्यूज़ करते। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। इसके अलावा ना एक मॉडल है पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल, इसको भी साथ ही कर लेते हैं, चैप्टर वाइंड अप करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल में क्या है कि पहले हमने ना बात की इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर और बायोसाइको सोशल मॉडल, उसमें हम एक पर्सन की हेल्थ को फोकस करते हैं। पब्लिक हेल्थ इज़ ऑल अबाउट कि कम्युनिटी को हम कैसे करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे प्रिवेंशन करना। ट्रीटमेंट हम करते हैं प्राइमरी लेवल, प्रिवेंशन के ना लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में ना हम लोग बिफोर हैंड ना अवेयरनेस रेज करके किसी चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली ओवरऑल ना पॉपुलेशन में उसके केसेस कम है। सपोज के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस दी जाती है, वो एक कंपेन चलाई जाती है, वो इसीलिए है कि वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है कि लोगों को ना अवेयर किया जाए कि वो ऐसे मेजर्स लें कि जिससे उनको वो डिजीज़ ना हो या चांसेस होने, डिजीज़ होने के चांसेस कम। इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल बेस्ड हेल्थ केयर मॉडल्स प्राइमरी टू एम्फसाइज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसमें WHO ऑर्गेनाइजेशन अ प्रीमियर स्टेक होल्डर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर प्रमोट्स द पब्लिक हेल्थ केयर अप्रोच इन एडिशन टू हॉस्पिटल बेस्ड केयर। अब पब्लिक हेल्थ केयर किस तरह होती है कि डिफरेंट ना BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, और RHCs बने होते हैं विलेजेस में, और रूरल हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं। इनका क्या मेन फोकस होता है कि इन्होंने ही ये वाली एक्टिविटीज़ करानी है कि अवेयरनेस रेज करनी है और लोगों को ना बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी होती हैं। बाकी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे सारे ऑपरेट्स भी किए जाते हैं, और मतलब थोड़ी एडवांस लेवल की फैसिलिटीज़ इनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। उन्होंने भी करना है, वो अवेयरनेस रेज भी करनी है इन्होंने, साथ साथ प्रमोट करना है हेल्थ को। और उसके अलावा ना आपने डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाने हैं, HIV एड्स पोस्ट प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मेंटल हेल्थ है, नारकोटिक्स कंट्रोल का है, एंटी मलेरियल और डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम्स है। ये सारे चीज़ें करके डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज करके आपने कम्युनिटी में अवेयरनेस रेज करनी है। सो दैट्स द होल फोकस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल। इसमें और कुछ के साथ द चैप्टर इज एंड नाउ हम चैप्टर 3 अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।